हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और ये सेशन सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 4 है, जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट कि रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट में किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन से पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। उन सारी चीज़ों को इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। बेहतरीन सेशन होने वाला है, लाजवाब सेशन होने वाला है। चलिए सेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी खूबसूरत लाइन के साथ अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। जो भी आपके फ्रेंड्स बैंक या फिर इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके बीच में भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी को भी शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है ये काफ़ी, इसका वेटेज बैंक में एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा होता है, प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन में। अब तो एसएससी सीजीएल में भी उसमें क्या कर दिया गया है कि प्री प्लस मेंस दोनों में डाल दिया गया है, टियर 2 में भी, है ना। तो रीजनिंग का एसएससी में भी काफ़ी वेटेज हो गए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लेट्स क्वालिफाई नाउ का फैकल्टीज़ है यहाँ पे। रीजनिंग भाई एन सौरभ सर, जो कि मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, और जीएस वाई गुलाब सर हैं, एंड मैथ्स वाई ए ज्योति सर। तो इनके भी सेशन को आप लोग देखें, बिल्कुल बेहतरीन सेशन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टाइप से यहाँ पे फेसिंग को लेकर बातें की जाती है। कोर्सेज जो आपको दिया जाएगा उसका टाइप्स क्या क्या होंगे, उन चीज़ों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो हो सकता है कि जो इसमें फेसिंग को लेकर बातें की जाती है, तो सबसे पहले अगर हम फेसिंग की बात करें तो फेसिंग इसमें दो तरीके से यूज करेगा। एक तो यूज करेगा इसमें इनसाइड फेसिंग, ठीक है, इनसाइड। दूसरा यूज करेगा आउटसाइड, और जो तीसरा होता है ये बोथ साइड फेसिंग होता है। कौन साइड? बोथ साइड फेसिंग, बोथ साइड मीन्स इनसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। इस तरीके से यहाँ पे यूज करेगा। क्लियर है? तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो बच्चों ने स्क्वायर का सेशन देख लिया होगा उनके लिए रेक्टेंगुलर कुछ नहीं है। उनके लिए देखिए, जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, ये दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता। बस डिफरेंस होता है किस में? इसमें क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन जो डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट किस में आपको देखने को मिलेगा? डिफरेंट इन शेप, शेप। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम होते हैं। चलिए, तो इसी चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। फेसिंग इनसाइड। अब यहाँ पे जो ये आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में मान लीजिए कि मैं एक टेबल लिया है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और टेबल नहीं है, स्क्वायर टेबल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर टेबल, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर टेबल, और फेसिंग इनसाइड है। अब क्वेश्चन में इस तरीके से देखिए, इसमें कम से कम 8% तो देगा ही देगा, 8 से ज़्यादा भी देगा, 10 या 12, इस तरीके से वहाँ पे पर्सन को देगा। साथ ही साथ इसमें वेरिएबल का भी यूज करेगा, क्योंकि पर्सन के अलावा इसमें पर्सन को कौन कौन से चीज़ें पसंद है, या फिर पर्सन को प्रोफेशन दे देगा कि 8% है या 12% है या 10% है, इन सभी का अलग अलग प्रोफेशन है, या फिर इन लोगों को अलग अलग कलर पसंद है, अलग अलग फूड पसंद है। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले पहले, इससे पहले कि अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो अगर बात करेगा फेसिंग इनसाइड, तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से पर्सन को दिया गया है फेसिंग इनसाइड में। ठीक है, 4 पर्सन है ये कॉर्नर पर हैं, और 4 पर्सन है वो मिडिल ऑफ द साइड में। ठीक है, मिडिल ऑफ द साइड में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपोजिट की मैं बात करूँ कि कौन कौन पर्सन है जो किसका अपोजिट होगा।
तो सबसे पहले एक चीज़ अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो ये जो अपोजिट देख रहे हो ना, ये जो पर्सन है ये इसके अपोजिट होंगे, ये पर्सन है इसके अपोजिट होंगे। ये दोनों को डायगनली अपोजिट भी बोल सकते हैं। डायगनली अपोजिट मीन्स कॉर्नर टू कॉर्नर, जो पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अपोजिट है इसके, और ये जो अपोजिट है वो किसके अपोजिट हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिया बी, यहाँ पे हमने लिया ए, यहाँ पे हमने लिया ई को, यहाँ पे हमने लिया जी को, यहाँ पे हमने लिया एफ को, यहाँ पे आई को, यहाँ पे एच को, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमने ले लिया सी को, यहाँ पे ले लिया हमने, बच कौन गया है, एक एच बचा है, एक आप एच को यहाँ पे दे दो, और यहाँ पे अपन दे देते हैं डी को, ठीक है। अब देखिए जब फेसिंग इन साइड है ना, जब फेसिंग इन साइड है, इसका मतलब ये है कि जो राइट टर्न होगा ये कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे कि गुरुजी इसका राइट टर्न होता है कहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज में। ये जो क्या हो गया, ये राइट टर्न हो गया, ठीक है, राइट टर्न। या फिर इसी को यूज करेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज टर्न। एंटी क्लॉकवाइज टर्न किसे बोलते हैं, जो घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करे उसे बोलते हैं। और ये क्या हो गया, तो ये अब अगर मैंने पूछ दिया बताइए ये कौन सा टर्न हुआ, तो आप बोलोगे कि गुरुजी ये लेफ्ट टर्न हुआ। और ये लेफ्ट टर्न कौन से डायरेक्शन में है, तो ये लेफ्ट टर्न क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। क्लियर है। प्रत्येक व्यक्ति का राइट लेफ्ट चेंज होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो सभी पर्सन बैठे हुए हैं उन सभी व्यक्ति का जो राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, और जो लेफ्ट होगा वो क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ए की राइट की बात करूँ तो ए का राइट इस डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट की मैं बात करूँ तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में आएगा, ई की राइट की मैं बात करूँ तो ई का राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट की बात करूँ तो इसका लेफ्ट इधर आ जाएगा, जी की राइट की मैं बात करूँ तो जी का राइट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। जी के लेफ्ट की मैं बात करूँ तो जी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में आएगा, एफ की लेफ्ट की बात करूँ तो एफ का लेफ्ट सॉरी ये साइड आ जाएगा एफ का राइट, और इस डायरेक्शन में आएगा एफ का लेफ्ट। सी की राइट की बात करूँ तो इसका राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। एच की राइट की बात करूँ तो इसका राइट भी आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और लेफ्ट आ जाएगा कहाँ पे, क्लॉकवाइज में। डी की राइट की बात करूँ तो डी का राइट कहाँ पे आ जाएगा, डी का राइट आ जाएगा कहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज में। इसका लेफ्ट कहाँ पे आ जाएगा, क्लॉकवाइज में। बी का राइट भी यहाँ पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसका जो लेफ्ट है इसका लेफ्ट कहाँ पे आ जाएगा, क्लॉकवाइज। ये होते हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि सर्कल सॉरी यहाँ पे जो स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है उसमें भी सेम चीज़ें यूज किए जाते हैं। सर्कल में भी सेम होता है, लेकिन सर्कल में कॉर्नर शेप नहीं होता, वो बिल्कुल राउंड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पर्सन के पोजीशन को लेकर अगर मैं बात करूं तो सेम तरीके से पर्सन का पोजीशन लिखा जाएगा जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने देखते आए थे। देखिए कैसे, यहाँ पे फेसिंग इनसाइड है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बी फेसेस, बी किसे फेस कर रहा है, एफ को फेस कर रहा है। देखिए बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है। एफ देखिए कहाँ पर है, एफ यहाँ पे है ना, और बी यहाँ पर है। तो बी और एफ एक दूसरे को फेस कर रहा है और दोनों कॉर्नर पर है, तो यहाँ पे डायगनली अपोजिट वर्ड का यूज करेगा। इसी को लिख सकते हैं क्या, बी फेसेस एफ, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं कि एफ फेसेस बी, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं कि बी सिट्स अपोजिट टू एफ, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं कि एफ सिट्स अपोजिट टू बी, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं कि बी सिट्स डायगनली अपोजिट टू एफ, ठीक है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं कि एफ सिट्स डायगनली अपोजिट टू बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डी और जी के पोजीशन की मैं बात करूं तो किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे डी और जी को लेकर, तो इस तरीके से लिखेंगे कि डी सिट्स अपोजिट टू जी,
या फिर लिखेंगे कि जी सीट्स अपोजिट टू डी, या फिर इसी को क्या लिखेंगे डी फेसेस जी, या फिर इसी को लिखेंगे जी फेसेस डी। यहाँ पे डायगनली वर्ड का यूज नहीं करेगा जी और डी को, क्योंकि ये कॉर्नर पे नहीं है, ये मिडिल ऑफ द साइड है। इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेम तरीके से यूज करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ कि ए सीट्स इमीडिएट राइट, इसके इमीडिएट राइट में इमीडिएट राइट ऑफ ई, या इमीडिएट राइट टू ई। या फिर हम लिख सकते हैं इसको क्या, ए सीट्स किसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो आप बोलोगे गुरुजी बी के, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। क्लियर है। सेम तरीका से यहाँ पे अगर अपन बात करना चाहें सेकेंड पर जैसे गैपिंग हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं कि देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन सिट्स बिटवीन, किसके बीच में 3 पर्सन है, तो कोई भी अपोजिट पर्सन को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा एच एंड ई। मान लीजिए कि हमने ले लिया एच एंड ई के, तो एच और ई के बीच में 3 पर्सन है, किसी साइड से आप काउंट कर लो। क्लियर। अगर यहीं पे आपको लिखना रहे तो लिख सकते हैं कि जी सीट्स सेकेंड राइट, किसके सेकेंड राइट में है, तो सी के सेकेंड राइट में। देखिए आप सी कहाँ पे है, तो सी यहाँ पे है, जी कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में लिखना होता है उस पर्सन के पोजीशन को छोड़ देना होता है। तो जी के पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो सी के पोजीशन को छोड़कर 1 और 2 दूसरा पोजीशन पे। अगर हम यही लिखना चाहें इस तरीके से, मान लीजिए कि हम बी का पोजीशन लिख रहे हैं या फिर ए का पोजीशन लिख रहे हैं एच के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा कि ए सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको यूज करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा सेंटेंस में जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वहाँ पे, और इसी का यूज होने वाला है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको पॉइंट्स को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिए फेसिंग आउटसाइड है, सेम तरीके से यहाँ पे यूज करेगा। फेसिंग आउटसाइड में भी कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, पर्सन का पोजीशन डायगनली अपोजिट। यहाँ पे फेसेस का यूज नहीं करेगा क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन 8 है और इस तरीके से दिया गया कि फेसिंग ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, 4 पर्सन कॉर्नर पे है तो 4 पर्सन मिडिल में है, इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिलेगा। और ये हो गए भाई साहब, और ये हो गया, ठीक है। राइट लेफ्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि अलग अलग जो इसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जो राइट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और जो लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पर्सन को बैठाते हैं। यहाँ पे डी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई को दे दिया, यहाँ पे हमने एच को दे दिया, यहाँ पे एफ को दे दिया, यहाँ पे हमने सी को दे दिया। अब फेसिंग आउटसाइड है तो मैंने पूछ दिया कि बताइए कि इसका राइट टर्न क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि गुरुजी इसका राइट टर्न होगा ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और लेफ्ट टर्न कहाँ पे होगा, तो इसका लेफ्ट टर्न आ जाएगा कहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति का जो राइट होगा ना वो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होगा और जो लेफ्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होगा। देखिए डी का राइट इधर आ जाएगा, इसकी लेफ्ट की बात करूँ तो ये लेफ्ट बनेगा। सी की राइट की बात करूँ तो सी का राइट भी कहाँ पे आ जाएगा, क्लॉकवाइज में। और सी की लेफ्ट की मैं बात करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज में। एफ की राइट की बात करूँ तो ये भी आ जाएगा कहाँ पे, क्लॉकवाइज में। और लेफ्ट की बात करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज में। एच का राइट भी आ जाएगा कहाँ पे, क्लॉकवाइज में। ये राइट हो गया और ये इसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। ई की राइट की बात करूँ तो इसका भी आ जाएगा क्लॉकवाइज में। आप देखिए सभी पर्सन का जो राइट है वो क्लॉकवाइज में आ जाएगा और जो लेफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा। ये राइट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। बी का राइट इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा जी का राइट और ये हो जाएगा जी का लेफ्ट। अब देख लो कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस डिफरेंस है फेसिंग को लेकर। और जब फेसिंग चेंज होता है
उसी के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट भी चेंज होते हैं, ये मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं पॉइंट्स को लेकर। यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि एफ सेट्स अपोजिट, किसके अपोजिट में एफ? अब देखो, ये सबसे पहले अपोजिट की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए बी और एफ अपोजिट है, यहाँ पे देखिए डी और ई अपोजिट है, यहाँ पे देखिए जी और एच अपोजिट है, सी और ए अपोजिट है। क्लियर? एफ सेट्स अपोजिट टू किसके अपोजिट में है? तो बी के अपोजिट में, या फिर इसी को लिख सकते हैं अपन क्या कि बी सेट्स अपोजिट टू एफ। क्लियर है? या फिर हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? डायगनली, क्योंकि बी और एफ दोनों कॉर्नर पे हैं, तो भाई साहब यहाँ पे डायगनली वर्ड का भी यूज कर सकता है कि एफ सिट्स डायगनली, डायगनली अपोजिट। किसके डायगनली अपोजिट में है? बी के। या फिर हम लिख सकते हैं क्या कि बी सिट्स डायगनली डायगनली अपोजिट टू एफ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं एक पॉइंट को लिखना चाहूँगा यहाँ पे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और ये पॉइंट ये है कि मैंने एक पॉइंट को लिखा, और पॉइंट ये है कि एफ फेसेस बी, या फिर हमने लिखा बी फेसेस एफ। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेसिंग कहाँ पे है? फेसिंग है आउटसाइड, जिसकी वजह से गलत हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है? बाकी चीज़ें की अगर मैं बात करूँ तो सेम तरीके से यूज किया जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जी सिट्स अपोजिट टू एच, या फिर यूज करेगा क्या? एच सिट्स अपोजिट टू जी। यहाँ पर भी इसमें जी और एच को फेसेस को लेकर नहीं बात करेगा, जी फेसेस एच या एच फेसेस जी गलत हो जाएगा, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है। ठीक है? आगे की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बी सीट्स इमीडिएट, किसके इमीडिएट राइट में है? तो आप बोलोगे कि गुरुजी इमीडिएट राइट टू जी। ठीक है? अगर मैंने लिख दिया कि बी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट, किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? ए के इमीडिएट लेफ्ट में। आप देखो, ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, और जी के इमीडिएट राइट में कौन है? बी है। आगे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं यहाँ पे, जैसे एक और पॉइंट्स को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ इस तरीके से, आप ध्यान से समझिएगा। मैंने ये मेंशन किया कि सी सीट्स, सी देखिए यहाँ पर। ठीक है? तो जी बी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3, थर्ड लेफ्ट, सी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। क्लियर है? आगे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है एफ का पोजीशन लिखना है ई के रिस्पेक्ट में, क्या लिख सकते हैं कि एफ सेट्स फर्स्ट सेकेंड राइट, सेकेंड राइट ऑफ ई, ये लिख सकते हैं। ठीक है? ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पे पर्सन्स के पोजीशन को यूज करेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको अगला देखने को मिलेगा फेसिंग बोथ साइड। जब अपन फेसिंग बोथ साइड देखने को मिलेगा तो इस टाइप से स्टेटमेंट देगा कि उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से समझिएगा बात को, कि किस तरीके से स्टेटमेंट का यूज करेगा। इस तरीके से दे देगा कि यहाँ पे मेंशन कर देगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो जाए, कि देयर आर 8 persons sits in a rectangular table, और ये दे देगा कि 4 persons sits in a corner and 4 persons sits middle of the side.
मिडिल ऑफ द साइड, ये दे देगा। और ये भी मेंशन कर देगा कि द वन हु सिट्स कॉर्नर आर फेसिंग इनसाइड। अब देख लो, ये मेंशन कर दिया कि जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो इनसाइड देखेंगे। और इसी में दे देगा क्या, एंड द वन हु सिट्स मिडिल ऑफ द साइड आर फेसिंग आउटसाइड, इस तरीके से दे देगा। और ये 8% मान लीजिए मैं मान लेता हूँ। जैसे सबसे पहले फेसिंग कॉर्नर पे बैठाते 4, और कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं अंदर की ओर, तो 1 2 3 4 है ना। और मिडिल वाले बाहर की ओर देख रहे हैं तो 1 2 3 और ये हो गए 4। क्लियर है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दे दिया ए को, यहाँ पे हमने दे दिया जी को, यहाँ पे दे दिया हमने सी को, यहाँ पे है डी, यहाँ पर है ई हो गया, यहाँ पे हो गया कौन, एफ हो गया, यहाँ पे हो गया एच, और यहाँ पे हो गया बी, ये हो गया। ठीक है। अब सारे व्यक्ति का फेसिंग अलग अलग है तो इनके लेफ्ट राइट भी तो अलग अलग होगा। बोलिएगा जी गुरुजी। तो जितने भी कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उनका राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो ये बन जाएगा किसका राइट, ई का राइट, और ई का लेफ्ट इधर बनेगा। ठीक है। अगर मैं सी की राइट की बात करूं तो सी का राइट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और लेफ्ट आ जाएगा क्लॉकवाइज में। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का राइट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये बनेगा ए का राइट, और ये बनेगा ए का लेफ्ट। अगर मैं बी की राइट की बात करूं तो बी का राइट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और लेफ्ट कहाँ पर आ जाएगा, क्लॉकवाइज में। ठीक है। अब देखिए, जो पर्सन मिडिल में बैठे हुए हैं उनका फेसिंग आउटसाइड है, तो जो राइट टर्न होगा ये बन जाएगा कहाँ पे, क्लॉकवाइज में। तो ये होगा एच का राइट और ये होगा एच का लेफ्ट। यहाँ पे जी की बात करूँ तो जी का राइट इस डायरेक्शन में आएगा क्लॉकवाइज में, और लेफ्ट आएगा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है। एच की राइट की बात करूँ तो एच का जो राइट है वो क्लॉकवाइज में आएगा और लेफ्ट है एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, डी का। और एफ की बात करूँ तो एफ का जो राइट है वो क्लॉकवाइज में आएगा और लेफ्ट कहाँ पे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। अब देख रहे हो, इस तरीके से यूज किया जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट को लिखना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपोजिट की बात करूँ तो ए अपोजिट है किसका, ई का। यहाँ पर बी अपोजिट है किसका, सी का। जी अपोजिट किसका है, एफ का। और एच किसका अपोजिट है, यहाँ पर डी का। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पॉइंट को लिखा, पॉइंट ये दे दिया हमने कि ए फेसेस किसको फेस कर रहा है, ई को। ठीक है। या फिर इसी को लिखेगा ई फेसेस, क्या लिखेगा, ए लिखेगा। या फिर इसी को क्या लिखेगा कि ए सिट्स किसके अपोजिट में है, ई के अपोजिट में। ए सिट्स अपोजिट टू ई। ठीक है। या फिर क्या लिखेगा कि ई सिट्स अपोजिट टू ए। या फिर ये लिखेगा कि ए सिट्स डायगनली डायगनली अपोजिट टू ई। या फिर लिखेगा कि ई सिट्स डायगनली अपोजिट टू ए। इस तरीके से यूज करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं लिख रहा हूँ पॉइंट को, और उस पॉइंट को थोड़ा सा आपको गौर से समझना होगा। क्या है, ए और ई दोनों कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर वाले व्यक्ति अंदर देख रहे हैं इसलिए हमने फेसेस का यूज किया। दोनों एक साइड देख रहे हैं इसलिए हमने फेसेस का यूज किया। लेकिन जो मिडिल में बैठे हुए हैं उनका फेस आउटसाइड है, तो यहाँ पर फेसेस वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। कैसे, देखिए, एच सिट्स अपोजिट टू डी। या फिर क्या लिखेंगे कि डी सिट्स
अपोजिट टू, किसके अपोजिट में है, एच के। क्लियर है, ये लिखेगा। डायगनली वर्ड का यूज नहीं करेगा क्योंकि मिडिल में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज यहाँ पर इसका यूज नहीं करेगा कि एच फेसेस डी या फिर डी फेसेस एच, इसका यूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फेसिंग है, ये फेसिंग कहाँ पे है, आउटसाइड पे। क्लियर है, आगे देखिए। अगर यहाँ पे इमीडिएट वर्ड का यूज करेगा तो सेम तरीके से यूज करेगा कि सी सिट्स इमीडिएट राइट, किसके इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट राइट ऑफ जी। अगर मैं बात करूं सी के बारे में तो सी किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, इमीडिएट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, किसके इमीडिएट लेफ्ट में, डी के। क्लियर है, इस तरीके से यूज करेगा। बाकी जो यहाँ पे उसी तरीके से यूज करेगा, सेकेंड राइट या थर्ड राइट, ठीक है, इस तरीके से यूज करेगा कि देयर आर 3 persons सिट्स बिटवीन, किसके बीच में 3 पर्सन है, तो कोई भी अपोजिट पर्सन आप ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया बी एंड सी, ये ले लिया। आगे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से पॉइंट को अपन नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर देते क्योंकि नीचे ढक रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसको अपन ऊपर मेंशन कर देते हैं, बिटवीन बी एंड सी। उम्मीद है कि क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख दूं कि बी सीट्स इमीडिएट राइट तो हो गया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इमीडिएट राइट हो गया, इमीडिएट को छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि बी सीट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ, या तो यहाँ पे ए को ले सकते हैं क्योंकि कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं, लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। और एक ई के भी लेफ्ट में, आप देखिए यहाँ पर कि बी सीट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। अब देखिए ई का लेफ्ट इधर आ रहा है ना, क्लॉकवाइज में क्योंकि फेसिंग सेंटर है, और ए का ये साइड में, सॉरी ये सेकेंड राइट ए है, लेफ्ट नहीं, राइट हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा ये। इस तरीके से पॉइंट का वहाँ पे यूज करेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए 8 पर्सन है और ये सभी 8 पर्सन है, ये कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। देखिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस, 4 पर्सन है कॉर्नर पे हैं और 4 पर्सन है मिडिल में है, ऑल आर फेसिंग सेंटर, ठीक है। सभी पर्सन का फेसिंग सेंटर पे है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर टेबल को ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फेसिंग इन साइड है तो हमने एरो अंदर की ओर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आगे बोला गया है यहाँ पे कि Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड राइट ऑफ S। ये एरो अपन रिप्रेजेंट करेंगे इनसाइड के लिए। ये जो एरो है ना, इसको हम यूज करेंगे किसके लिए, इनसाइड के लिए, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये जो एरो है ना, इसका अपन यूज करेंगे आउटसाइड के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो एस के सेकेंड राइट में है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, क्यू है। तो हमें नहीं मालूम कि एस कॉर्नर पे है या मिडिल में है, हमें नहीं मालूम, है ना। तो एक काम करते हैं कि एक बार हम एस को यहाँ पर लेते हैं, तो एस के सेकेंड लेफ्ट में पहला और दूसरा ये पर्सन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो व्यक्ति होगा
इसके इमीडिएट सेकेंड राइट, सॉरी राइट, हम तो लेफ्ट काउंट कर रहे हैं ना, सेकेंड राइट एक और ये दूसरा, ठीक है। तो यहां पे जो व्यक्ति होगा, यहाँ पे जो भी पर्सन होगा, यहाँ पे इसका इमीडिएट लेफ्ट में क्यू बैठेगा, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया तो क्यू हो गया। क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता था कि ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है और इसके चारों ओर पर्सन बैठे हुए हैं, 4 कॉर्नर पे है और 4 साइड में। ये फेसिंग इन साइड है तो हमने इन साइड की ओर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एक बार हम एस को कॉर्नर पे देते हैं तो यहाँ पर सेकेंड राइट होगा और इसका इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड क्यू, डी और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, तो 1 और 2 डी यहाँ भी हो सकता है और 1 और 2 डी यहाँ भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, साइड में नोट कर देते हैं कि डी और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, कौन किसके लेफ्ट राइट में है हमें नहीं मालूम, हमने साइड में लिख दिया, ठीक है। आगे बोला गया है कि सी फेसेस पी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। सी किसको फेस कर रहा है, सी फेस कर रहा है पी को, पी और सी एक दूसरे को फेस कर रहा है। और ये बोला गया है कि हु सेकेंड पर्सन के लिए यूज किया गया है, तो जो ये हु वर्ड है ना, ये हु वर्ड पी के लिए यूज किया गया है कि पी है वो आर का नेबर नहीं होगा, न तो आर के लेफ्ट में बैठेगा इमीडिएट लेफ्ट में और न ही इमीडिएट राइट में, इसलिए हमने लिख के क्रॉस कर दिया। क्यू डजंट फेसेस आर, क्यू आर को फेस नहीं करेगा, हमने यहाँ पर लिखकर क्रॉस कर दिया। ए सिट्स ऑन द कॉर्नर एंड फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ए कहाँ पे है, तो कॉर्नर पर है, कहाँ पे है, कॉर्नर पर है। और ए किसको फेस कर रहा है, डी के इमीडिएट नेबर को, यहाँ पर जो पर्सन होगा, या फिर ए है तो यहाँ पे डी होगा तो इस वाले नेबर को फेस करेगा, दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये है कि हम यहाँ से आर को हटाते हैं कि भाई साहब ये तो पोजीशन पे आर नहीं आएगा और इस वाले में आर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। क्यू और डी के बीच में 2 पर्सन है, सी फेसेस पी, अभी इसको छोड़िए। अब देखिए यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि क्यू की बात करें और डी की बात करें, तो एक बार आप समझो कि हमने डी को यहाँ पे लिया, डी को हमने यहाँ पे लिया, तो ए यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पर जो इमीडिएट नेबर है डी का, ये भी इमीडिएट नेबर है, तो क्या इसको फेस कर पाएगा ए, यहाँ पर ए आ पाएगा नहीं क्योंकि क्यू है, तो यहाँ से हटाइए, मतलब एक नेबर ये बच गया तो इसको फेस करेगा ए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन बना। दूसरा कंडीशन ये था कि 1 और 2 अगर डी यहाँ पे होता तो एक नेबर ये होता तो इसको भी ए यहाँ पे नहीं आता, और एक नेबर यहाँ पर रहे तो ए यहाँ पे आता। और ये बोला गया है कि ए है वो कॉर्नर पर है, ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे। तो अभी इस वाले कंडीशन को हटाते हैं, आगे देखते हैं। इस वाले कंडीशन पे आ जाइए आप, यहाँ पे हम देखें तो 1 और 2 डी यहाँ पर आएगा, ठीक है, डी यहाँ पे आएगा, तो इसका इमीडिएट नेबर ये है, यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यू है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम ए को देते तो गलत हो जाएगा क्योंकि ए कहाँ पे है, कॉर्नर पर है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। किसकी वजह से, ए कहाँ पर आ गया, ए आ गया मिडिल में, कहाँ पे आ गया, मिडिल में, जबकि ए को आना चाहिए था कॉर्नर पे। तो इस कंडीशन को अपन क्या करते हैं, हटाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये कंडीशन को लेकर चलते हैं जो ऊपर वाला कंडीशन है, डी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से एस और क्यू को हटाते हैं, एस और क्यू को हटाते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं, आर को यहाँ से। अब देखिए इस वाले कंडीशन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमने एस को माना तो ये क्या बन गया, क्यू, और 1 और 2 डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका नेबर यहाँ पर, सबसे पहले अगर यहाँ पर नेबर है, इमीडिएट नेबर है, तो इसको ए फेस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यू है। तो हमें ये नेबर को लेते हैं डी का जो इमीडिएट लेफ्ट में है, इसको फेस करेगा ए। अब बोला गया है कि P है वो R का नेबर नहीं होगा। भाई P कहाँ पे आएगा,
तो पी को फेस करेगा सी। तो अपोजिट स्पेस कौन सा बचा है देखिए, तो क्योंकि फेस करने का मतलब है कि अपोजिट होना चाहिए, दोनों अपोजिट बैठा होना चाहिए। तो ये प्लेस तो खाली है, लेकिन यहाँ पर क्यों है, ये प्लेस खाली है, एक यही बचा है ना, और यहाँ पर ए है, ये खाली है। तो एक ये स्पेस बचा है जहाँ पे हम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने सी को यहाँ दिया तो पी यहाँ पर आएगा, तो आर यहाँ पे नहीं आएगा, तो आर यहाँ पे आएगा। तो यही कंडीशन हमारे पास बचा है ना। और ये बोला गया है कि क्यू है वो आर को फेस नहीं करेगा, मतलब जो हमने आर को यहाँ पे दिया ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आर और क्यू एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, हाँ या ना कर रहे हैं। मतलब ये कंडीशन यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमने सी को यहाँ बैठाया था गलत बैठाया था, सी को अपन यहाँ बैठाते हैं और यहाँ पे बैठाते पी को, और पी का नेबर आर नहीं होगा तो आर यहाँ पे आएगा, यही तो बचेगा। अब तो कोई कंडीशन नहीं बचेगा, एक पर्सन बच गया है, ए बी नहीं आया है, तो अपन बी को यहाँ देते हैं। अच्छा, इस वाले कंडीशन में आ जाइए, अपोजिट सी और पी बैठेगा तो इस वाले पोजीशन पे पॉसिबल नहीं है, हटा दीजिए। इस वाले पोजीशन पे पॉसिबल नहीं है, हटा दीजिए। तो फिर हमारे पास बचा क्या, इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए क्यू है तो एक खाली है, यहाँ पर एस बैठा है तो एक खाली है, यहाँ पे डी बैठा है तो एक खाली है, यहाँ पर ए बैठा है तो एक खाली है। तो इसमें सी और पी को बैठाना हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए ये कंडीशन गलत हो गया। हमारा सही कौन सा होगा, ये कंडीशन। अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए, आपको देखना होगा क्वेश्चन को। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू एस। एस के अपोजिट में जो पर्सन बैठा है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है। देखिए, एस के अपोजिट, एस का अपोजिट डी बैठा है ना, डी, ये बैठा है डी, और इसके डी के सेकंड राइट में कौन है, तो पी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वन हु सिट्स इमीडिएट, बी तो नहीं होगा, कौन बैठा है यहाँ पे पी बैठा है ना, पी बैठा है। तो देखिए बी तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो खत्म। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट टू सी, सी के इमीडिएट राइट वाला है, नहीं, ये भी गलत है। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, सही है, क्योंकि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पी है। अब देखो, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पी है, और यही तो एस के जो फेस कर रहा है डी, और डी के सेकेंड राइट में कौन है, पी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितने पर्सन है जब हम सी के राइट से काउंट करेंगे। देखिए, ए और सी के बीच में अगर हम बात करें तो ए और सी के बीच में, और जब हम ए के राइट से काउंट करेंगे तो एक तो एस है और दूसरा क्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा, काउंट टू द राइट ऑफ सी। अच्छा, सी के राइट से काउंट करना है, तो एक आर, दूसरा डी है, तीसरा बी है, चौथा पी है, तो 4 पर्सन है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, हाउ मेनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग आर, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, आर है वो डी के इमीडिएट नेबर है क्या, सही है भाई, आर के तो इमीडिएट नेबर है क्योंकि डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है आर। आगे देखिए, क्यू सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, क्यू है वो आर के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है क्या, सही बात है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में सी है और सी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है, तो आर के सेकेंड लेफ्ट हो गया। बी सिट्स अपोजिट टू आर, बी है वो आर के अपोजिट बैठा है क्या, गलत है भाई, आर के अपोजिट में तो ए बैठा है ना, तो पूछा है फॉल्स, तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड डी, पी और डी के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन कौन है। देखिए, पी यहाँ पे है, पी कहाँ पे है, पी ये है और डी ये है, ये दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है, बी है। इसका आंसर क्या होगा, बी नहीं दिया है। अब ऑप्शन पढ़िए, ए तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, भाई जो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है, सही तो है, इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा है और यही तो बैठा है पी और डी के एग्जैक्टली बिटवीन में, जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी के इमीडिएट नेबर कौन है? तो भाई सी का इमीडिएट नेबर आर और क्यू है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, आर और क्यू। अच्छा यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे आप क्यू कर दो और यहाँ पे आप पी कर दो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिए इसमें क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये सभी एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। 4 पर्सन है वो कॉर्नर पे हैं और 4 पर्सन हैं वो कहाँ पे है, मिडिल ऑफ ईच साइड, 4 साइड पे, ठीक है। ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो ये डायग्राम बनेगा, ये रेक्टेंगुलर शेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होगा C इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ F। F के फोर्थ लेफ्ट में C है, भाई हमें नहीं मालूम F कॉर्नर पर है या साइड में है ना। तो एक काम करते हैं, एक बार हम F को यहाँ लेंगे और जब फेसिंग आउट साइड है तो लेफ्ट कहाँ पे होता है, एंटी क्लॉकवाइज में। 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, A आ जाएगा, सॉरी C आ जाएगा। एक डायग्राम क्या था कि ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है और इस रेक्टेंगुलर टेबल के चारों ओर पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 है साइड पे और 4 है कॉर्नर पे। अरे है, बिल्कुल है। एक बार आप F को मिडिल पे ले लो तो C यहाँ पे आएगा। A इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल ऑफ एनी साइड। इससे पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है कि F सिट्स सेकेंड राइट ऑफ A। जो F है वो A के सेकेंड राइट में, तो A के सेकेंड राइट का मतलब है कि A यहाँ पे आएगा और इसमें A यहाँ पर आएगा। और जैसे ही A कहाँ पे आ गया, मिडिल में, तो क्या बोला गया है, A इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल ऑफ एनी साइड, मतलब ये गलत हो गया। किसकी वजह से, तो ये है, ये नॉट मिडिल, नॉट मिडिल ऑफ द साइड, मतलब ए है वो कॉर्नर पे आएगा। तो अब हमारा ये डायग्राम चलेगा। आगे देखिए क्या बोला गया है कि डी इज सिटिंग मिडिल ऑफ द वन साइड। डी है वो किसी भी मिडिल साइड पे बैठेगा, तो अभी 3 जगह, चारों जगह खाली है मिडिल वाले, कहीं भी हो सकता है। नाइदर ए नॉर एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। नॉ तो डी का नेबर यहाँ पे बनेगा कौन, ए, न तो इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा न तो इमीडिएट राइट, और न तो डी का नेबर बनेगा कौन, एफ, ठीक है। आगे बोला गया है ओनली डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ये बी है, तो एक पर्सन यहाँ होगा, ये डी होगा। अगर डी यहाँ पर होगा तो बी यहाँ पर होगा, कौन किसके लेफ्ट राइट में नहीं मालूम। ई इज नॉट मिडिल ऑफ द साइड, ई कहाँ पर नहीं होगा, मिडिल में नहीं होगा, तो ये हमने कर दिया मिडिल, क्लियर है। आगे बोला गया है जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, मतलब यहाँ पर ना तो जी आएगा और ना तो यहाँ पे जी आएगा, ये बोला गया है, यही तो कंडीशन थी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये बोला गया है कि ए है वो कॉर्नर पर आएगा और ए के पास में ए और एफ का नेबर डी नहीं होगा, मतलब अब हम अपन डी की बात करते हैं। तो ध्यान से थोड़ी सी मेरी बातों को समझिएगा आप लोग, कि डी है वो यहाँ पे नहीं आएगा, डी है वो यहाँ पे भी नहीं आएगा, डी यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी के लिए जगह बचा 1 और 2। अच्छा डी के लिए ये नहीं बोला गया कि मिडिल में होगा या कॉर्नर पे होगा। अगर डी और बी के बीच में एक पर्सन है, मान लीजिए कि हमने डी को यहाँ दिया, तो एक पर्सन यहाँ पे और ये बी आ पाएगा नहीं। अगर डी को हमने, बी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ आ चुका, तो बी का पोजीशन यहाँ से खत्म। अगर डी यहाँ पर है तो बी यहाँ भी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर सी है, मतलब जो हमने डी को मानकर चला था इस कॉर्नर पर, ये नहीं आएगा। तो आएगा कहाँ पे, तो आएगा यहाँ पे, कि हम डी को यहाँ देते, तो एक बी यहाँ पर हो सकता है, डी यहाँ पर है तो एक और बी यहाँ हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, ये भी बन रहा है। तो बी के लिए 2 कंडीशन है, ठीक है, 2 कंडीशन। देखिए तो एक काम करते हैं,
हम इस वाले रो में कुछ सुधार करते हैं। ये जो रो दिया गया है ये वाला, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो बिल्कुल आराम से चलेंगे। ठीक है, जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एफ है, ये ए है, ये सी है। एक बार डी को आप यहाँ दो तो इसके अनुसार बी यहाँ पर आएगा और इस डी के अनुसार बी यहाँ पर आएगा। ई है वो मिडिल में है भाई, ई मिडिल में है तो या तो ई यहाँ, अच्छा ई मिडिल में नहीं है, मतलब ई है वो इस कॉर्नर पर आएगा और इसमें ई है वो इस कॉर्नर पर आएगा, क्योंकि अब किसी कॉर्नर पे जगह नहीं था। ठीक है, अब दो प्लेस खाली है, एक ये बचा है, एक ये बचा है, इसमें भी दो प्लेस खाली है, एक ये बचा है, दूसरा ये बचा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, कुछ और इंफॉर्मेशन। जी है वो एफ का नेबर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जी नहीं होगा तो जी यहाँ पर होगा। अरे यही तो होगा। अब एक पर्सन बचा है कौन, एच, तो एच यहाँ पे होगा। ठीक है, जी अगर हम एफ के दोनों प्लेस खाली है, एफ के पास वाला, तो एक जी बचा है और एक एच बचा है। अगर जी यहाँ दोगे तो भी गलत होगा, अगर जी यहाँ दोगे तो भी गलत होगा, मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। किसकी वजह से, क्योंकि जो जी है facing second right of A nor sitting middle of the side D, G is not immediate neighbor of F। सही है। किसकी वजह से गलत हुआ, क्योंकि जो G है वो F का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, इसकी वजह से। तो हमारा ये डायग्राम क्या हो गया, सही हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू G। D का पोजीशन G के रिस्पेक्ट में क्या है, तो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी। हु सिट्स टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ सेकेंड राइट ऑफ एफ। एफ के सेकेंड राइट में कौन है, तो एफ के सेकेंड राइट में ई बैठा है। देखिए इमीडिएट राइट में बी है एफ के, और बी के इमीडिएट राइट में ई है, तो एफ से सेकेंड राइट हो गया ई। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो भाई ई के इमीडिएट राइट में डी बैठा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए सिट्स सेकंड राइट ऑफ सी। ए है वो सी के सेकंड राइट में बैठा है क्या, बिल्कुल सही है। सेकेंड ये है वो सी के सेकेंड राइट में ही तो बैठा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इसलिए चेक करना पड़ा है ना। अच्छा ये तो सही हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक कर लेते हैं। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। एच है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है क्या, गलत है। ये किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, एफ के। तो जो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये गलत हो गया। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में केवल 3 पर्सन है क्या, गलत है। 2 पर्सन है या 4 पर्सन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी भी गलत। मतलब ये सारे ऑप्शंस गलत हो गए, ये भी गलत है, ये भी गलत। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड एफ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ। जब हम ए और एफ के बीच में कितने पर्सन है, लेकिन ध्यान रखना है हमें काउंट करना है लेफ्ट ऑफ एफ। देखिए ए और एफ के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वो बताना है, लेकिन एफ के लेफ्ट, तो एफ के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो एक पर्सन है एफ और ए के बीच में, और वो है एच। कौन है, तो एच है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे रेक्टेंगुलर शेप से रिलेटेड, और आज मैं इस सेशन को यहीं पे स्थगित करता हूँ, रोकता हूँ, और आप लोगों से अगले सेशन में मुलाकातें होगी। आप सभी बच्चों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर करेंगे,
लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जो भी डाउट्स होते हैं उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अभी आपका क्या है कि एसबीआई क्लर्क का वैकेंसीज आए हुए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसीज हैं। आप लोग इसमें एसबीआई क्लर्क के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन ये बनेगा, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिए। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। तो इस सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों से अगले सेशन में मुलाकातें होगी। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।